अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनको आप अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। रुपेश जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। राय, राजेश जी, एक बार आपसे ना कैपिटल गुड्स वाले शेयरों पर लेंगे सर। जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत में चाइनीज कंपनीज के दरवाजे फिर से खुलेंगे, तो निश्चित तौर पर इनको दिक्कत तो होगी। पहले भी जूझ रहे थे ये, फिर बीच में 5 साल का बैन लगा दिया गया, उसके बाद हमने शेयर में रिकवरी भी देखी। आप जरा बताएंगे राजेश जी कि कैसे आप देख रहे हैं, मतलब कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है ये? गुड आफ्टरनून आशीष जी, अभिषेक जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि ये जो खबरें कुछ दिनों से चल रही है, पिछले 2-3 दिन से, कि चाइनीज जो बैन लगी हुई थी वो वापस से खोल दिया जाएगा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये अभी खबरें हैं, इसके कोई अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं है, बाजार उसको पहले ही भुना रहा है। दूसरे, अगर आप देखें तो अगर ऐसा हो भी जाता है, मान लीजिए हो जाता है, तो क्या होगा? चाइनीज कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये तो अपने नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जो कंपनियां भारत में है पिछले 5 साल से, जिस तरह के ऑर्डर बुक वगैरह इनकी हो गई है, उसे देखते हुए, या पहले के जो दिनों में चाइनीज की क्वालिटी को लेकर के जो दिक्कतें थी, चाइनीज इक्विपमेंट को लेकर के, वो सब चीजों को लेकर के लगता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक ऑलरेडी, प्राइस अभी कंपनियों की अच्छी है। आज खास आप भेल की ही बात कर लो तो लगातार अच्छी ऑर्डर बुक आई है, और अब पाइपलाइन भी अच्छी है, फिर वो थर्मल की हो चाहे एचवीडीसी की हो, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं 10 गीगावाट से 12 गीगावाट की। दूसरी तिमाही में अगर आप देखो तो 14% का रेवेन्यू जंप था, एबिटा में तो 111% की जंप थी। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में दिक्कत आए, जो कि हमने देख रहे हैं भेल में लास्ट कुछ एक दिनों से अच्छा प्रेशर आया हुआ है। 250 के आसपास आता है, कोई सी का लंबी अवधि का होराइजन हो तो खरीदारी करनी चाहिए। इवन सीमेंस, जिसका आपने नाम लिया, सीमेंस की दोनों कंपनियां, फिर वो चाहे सीमेंस हो या सीमेंस एनर्जी हो, दोनों पे ध्यान देना चाहिए। सीमेंस में अगर आप देखें तो पहली बुलेट ट्रेन का ऑर्डर उन्हें एग्जीक्यूशन का मिला, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आ रही है इन खबरों के चलते, एक लंबी अवधि के निवेशकों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि इतने बढ़ जाने के बाद थोड़े से वैल्यूएशन कहीं स्ट्रेच हो गए थे, अब वो वैल्यूएशन कंफर्टेबल लेवल में आ रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात है सर। कम से कम उस फ्रंट पर तो एक फायदा जरूर हो जाएगा। एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ते हैं, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। श्रीकांत जी, अब सेकेंड हाफ में तो माहौल लग रहा है कि ठीक है, मतलब 5 दिन की गिरावट लगातार हो रही थी, आज शुरुआत बड़ी कह सकते हैं कि हाहाकारी हुई, उसके बाद रिकवरी। कैसे देख रहे हैं, और कुछ ट्रेड्स हैं सर आपके पास? बिल्कुल। तो देखिए, अभी जो रिकवरी बनी है वो रिकवरी तो काफी उत्साहजनक है, क्योंकि इतनी बड़ी रिकवरी जब आती है, कम से कम 200-250 पॉइंट की जब रिकवरी बनती है बॉटम से, तब एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे तेजी और थोड़ी बरकरार हो सकती है, थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है। बट ये पुल बैक है, क्योंकि एक बड़ा फॉल हमने देखा था, 25,375, 26,375 के पार था निफ्टी। वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का करेक्शन किया, और ये 900 पॉइंट का करेक्शन था वो वन साइडेड था। तो मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुका था, थोड़ी सी न्यूज आई, उसके बाद मार्केट ने रिबाउंड किया। तो ये पुल बैक है, और ये पुल बैक मुझे लगता है कि जारी रह सकता है अप टू 25,850 से लेकर 900 रुपए तक। उन लेवल्स के करीब मुझे लगता है कि वापस हमें मार्केट में थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है। करंट लेवल्स पे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रखनी काफी जरूरी रहेगी। इंडेक्स में व्यू बनाने से बेटर है कि यहाँ पे आप स्टॉक्स पे व्यू बनाओ, आई थिंक वो फायदेमंद रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर लॉन्ग की एंट्री बनानी हो, तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच रखना चाहिए अभिषेक जी। यहाँ पे डिफेंसिव अप्रोच में मुझे लग रहा है कि लुपिन लेबोरेटरीज को करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। 2180 2190 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर इसे खरीदते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2220 और 2205 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 2205 2220 के टारगेट्स के लिए लुपिन लेबोरेटरीज को खरीदे, 2160 का स्टॉप लॉस रखे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि दूसरा स्टॉक मेटल्स में से होना चाहिए, और वो है हिंडाल्को।
915 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर तेजी बनती है तो 940 955 तक के लेवल्स हिंडाल को दिखा सकता है। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा आज के लोज का, 894 के आसपास का लो बना हुआ है, तो 894 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से हिंडाल्को को भी खरीदा जा सकता है। चलिए, ये मार्केट पे नजरिया श्रीकांत जी ने बोला, और साथ ही साथ जो है आपके लिए दो कॉल्स भी आती हुई, जहां पर हिंडाल्को और साथ ही लुपिन, यहां पर आप जरूर नजर रखें। बट इस बीच आइए स्वागत भी करते हैं रुपेश सांकेत जी का। ये भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बजट को लेकर जो है तैयारी अब वो जोर शोर से शुरू हो चुकी है। देखिए, अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं कि बजट आएगा, और अब बजट से रिलेटेड प्लेस जो है वो ऑलरेडी फ्लेवर में आते हुए हमें दिख भी रहे हैं। पर पावर सेक्टर, यहाँ से क्या कुछ है उम्मीदें, आइए उस पर चर्चा करते हैं रुपेश जी के साथ, वो उसके एक्सपर्ट हैं। रुपेश जी, देखिए, हर साल जो है, अब हाल फिलहाल हमने ये जरूर देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है काफी फोकस रहने लगा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सरकार जो उज्ज्वला स्कीम लेकर आई है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस रहा है। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि इस बार पावर क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास रह सकता है, क्या उम्मीदें लगा के चल रहे हैं आप लोग, और साथ ही साथ रिन्यूएबल पर फिर से किस तरीके से हम फोकस देखेंगे? या गुड आफ्टरनून। लास्ट ईयर का बजट देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो 3 सेगमेंट में काफी अच्छा फोकस हुआ था, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, देन सोलर में भी काफी अच्छा खासा फोकस है, और क्लीन टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियर में जो लास्ट बजट में जो अनाउंसमेंट किया था कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 का है, या न्यूक्लियर सिविल लायबिलिटी जो 2010 का जो था, उसमें अमेंडमेंट लेके आएंगे, और वैसे ही पार्लियामेंट में बिल पास हो गया शांति नाम से। अभी मुझे लगता है आगे जाके जो वैल्यू चेन में जो कंपनीज है, अगर रिन्यूएबल न्यूक्लियर को एज ए रिन्यूएबल एनर्जी कंसिडर होता है, तो जो 18% वाला जीएसटी रेट है वो 8-8% के आसपास आना चाहिए। उसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया है, और न्यूक्लियर का कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 20 करोड़ पर मेगावाट बेसिस में आता है। अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करते हैं तो 30 करोड़ के आसपास आता है। तो ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट काफी सारे अनाउंसमेंट और क्या कह सकते हैं, जिसके वजह से कैपिटल कॉस्ट कम होगा, और एक टैरिफ जो डिस्कॉम के लिए भी फेवरेबल हो सकता है। तो वैसे सारे चीजें हम लोग इस बजट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमएनआरई और मिनिस्ट्री ऑफ पावर को, दोनों को अगर सेपरेट करते हैं, तो लास्ट ईयर में मुझे लगता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो बजट था वो 10-11% से बढ़ा था, 20,000 करोड़ का 21-22,000 किया था। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो 10-12 करोड़ से 27,000 करोड़ किया था, ये टाइम पे वो 35-40 हजार करोड़ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्कीम्स है, पीएम सूर्य घर, उसमें बहुत सारा इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें 30-40% कैपिटल ग्रांट दे रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो स्कीम्स, जो कुसुम योजना थे, उसमें भी बजटरी एलोकेशन बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल बजट रिलेटेड जो कैपेक्स काफी इंप्रूव हो सकते हैं। जो स्मार्ट मीटरिंग इंस्टॉलेशन का काफी अच्छा एडॉप्शन हो रहा है, तो लगता है कि बजट में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल में 25-30% का कैपिटल आउटले ग्रो होने का चांसेस है। रुपेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। रुपेश जी, लगभग 500 गीगावाट की हमारी इंस्टॉल्ड टोटल कैपेसिटी है, तो एक बड़ा उस हिसाब से तो है ही। और अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें या फिर कंजम्पशन की बात करें, तो इंडिया दोनों यही पैरामीटर पर तीसरे नंबर पर है। ये पावर वाले जरा बताइए कि ये आपके इंफ्रा कैपेक्स का पार्ट ही तो होता है ना सर। और दूसरी चीज, जो पावर की जो वैल्यू चेन है, क्योंकि रिन्यूएबल अगर आपको उस पर पुश करना है तो एक लंबी वैल्यू चेन होती है उसकी, तो वहां पर कौन से कंपनीज हैं जो आपके हिसाब से वेल प्लेस्ड हैं, और निवेशकों को कोर पावर के अलावा भी उन पर फोकस करके चलना चाहिए? डेफिनेटली 2020-22 तक जो कन्वेंशनल प्लेस है, जैसे एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, ये काफी स्लो जा रही थी रिन्यूएबल एनर्जी में। इतना सारा अच्छा कैश फ्लो होने के बावजूद भी अभी उनको लगा है कि आगे आने वाला, जैसे आपने बताया 500 गीगावाट का कैपेसिटी है, और अभी का जो पीक डिमांड चल रहा है वो 230 गीगावाट के आसपास है, और 2030 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पीक डिमांड 330 गीगावाट तक जाएगा। तो उसके लिए जो कैपेसिटी होना चाहिए भारत में, वो कम से कम 900 गीगावाट कैपेसिटी का। इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए
सारे कन्वेंशनल कंपनीज है जैसे एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीईएसी, एनएलसी इंडिया, एनएचपीसी, जिन सारे लोग इस रिन्यूएबल एनर्जी का अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर रिन्यूएबल एनर्जी को प्ले करना है, साथ में साथ न्यूक्लियर एनर्जी, पंप हाइड्रो स्टोरेज और अदर वैल्यू चेन्स ईपीसी, तो मुझे लगता है ये कंपनीज में काफी अच्छा मल्टीपल मिल सकता है। क्योंकि लास्ट 1-2 साल में हमने देखा है जो प्योर प्ले एनर्जी प्लेयर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स है, उसमें वैल्यूएशन बहुत एक्सेस क्रिएट हुआ था। और लास्ट 1-2 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलेज हो गए, टैरिफ कम हो गए, सोलर पैनल्स का कॉस्ट भी स्टेबल है, तो उसमें थोड़ा अग्रेसिव मूव था। लेकिन अभी जो नेक्स्ट फेज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसमें ये जो कन्वेंशनल प्लेयर्स है, एनटीपीसी, टाटा पावर, सीएसी, एनएलसी इंडिया, उनके पास बेटर कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी है। तो मुझे लगता है उनका ओके। ओवरऑल आरओई भी अच्छा होगा और कंपनीज मार्केट उसको अच्छा वैल्यूएशन देंगे, रादर देन खाली रिन्यूएबल एनर्जी ओके। फोकस प्लेयर को। ओके। एक और सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा रुपेश जी। ये तो कि छोटे मॉडुलर न्यूक्लियर रिएक्टर को पॉलिसी से सपोर्ट मिल सकता है, और जैसा आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आप कह भी रहे थे कि ये बजट में इसको बढ़ावा मिल सकता है, और कहा जा रहा है कि प्राइवेट भागीदारी भी हो सकती है। एक तो ये, एक और सवाल मैं यहाँ पे और क्लब करना चाहूँगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पर भी सरकार का काफ़ी फोकस है और लगातार इस पे जो एलोकेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर इन दोनों सेक्टर को ध्यान में, इन दोनों सेगमेंट को अगर पावर में ध्यान रखे, तो कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे बेनिफिशियरी हो सकती है, कहाँ नजर रखनी चाहिए? या डेफिनेटली, अगर जनरेशन साइड अगर बात करेंगे, तो जो अभी 9 गीगावाट का कैपेसिटी है, गवर्नमेंट का टारगेट 2027 तक 100 गीगावाट का, और इसमें अगर एनटीपीसी ने जो अनाउंस किया वो 30 गीगावाट का, उन्होंने ऑलरेडी साइट्स भी आइडेंटिफाइड किए हैं। तो अगर ये मॉडल अगर रेगुलेटेड पे होता है या कॉस्ट प्लस टैरिफ पे होता है, और एनटीपीसी के पास इतना सारा कैश फ्लोज है, अगर उसको प्रोडक्टिवली अगर डिप्लॉय होता है विद बेटर आरओई, तो मुझे लगता है एनटीपीसी एक अच्छा प्ले हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी न्यूक्लियर सेगमेंट पर्सपेक्टिव से। ग्रीन हाइड्रोजन भी ये कंपनीज इनिशिएटिव्स लिया है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में जितना चाहिए उतना फास्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा अगर कंपनीज की बात करेंगे जो इसमें बेनिफिट हो सकता है, वो टाटा पावर, क्योंकि उन्होंने भी काफी इंटरेस्ट दिखाया। जो अभी रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट्स आया था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 12 स्मॉल रिएक्टर जो 220 मेगावाट के आसपास रहेगा, उसमें भी टाटा पावर ने काफी सारा इनिशिएटिव दिखाया है। और साथ में साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये 3 प्लेयर मुझे लगता है कि एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के लिए ये कंपनीज अच्छे लेवल पे भी है, और उसमें बेट लगा सकते हैं। बाकी जो आपके टाटा EPC पावर, players हैं, जैसे BHEL, जी एनटीपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और बाकी जो बैकएंड के लिए, जो इक्विपमेंट के लिए, उसमें बीएचईएल जैसे नाम भी आप यहाँ पर सुझाव दे रहे थे। चलिए,